हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। ये इंसानों के द्वारा मून पर रखे गए पहले कदम की रियल फुटेज है और यहाँ तक पहुंचने का पूरा क्रेडिट जाता है रॉकेट इंजन को। तो आइए जानते हैं रॉकेट इंजन की कहानी से जुड़ा भूत, भविष्य और वर्तमान। लेकिन इन सब चीजों की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी चाइना से। दुनिया में सबसे पहले चाइना ने बारूद से चलने वाले रॉकेट बनाए थे। हम जो दिवाली पर रॉकेट चलाते हैं ये बिल्कुल उसी की तरह थे और ये पहले रॉकेट 11वीं शताब्दी में बनाए गए थे। उसके बाद ये उड़ती उड़ती खबर यूरोप पहुंची, जहां पर इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ने लगाकर अपना दिमाग सोचा क्यों ना धरती की सरफेस से बाहर निकला जाए। पर यहाँ थी एक बड़ी समस्या, आखिर वो गति होगी कितनी जिसका इस्तेमाल करके धरती के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकला जाए। फिर मिल बैठे दुनिया भर के इंजीनियर्स और मैथमेटिशियंस और दौड़ाकर अपना दिमाग उन्होंने निकाला कि 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकला जा सकता है। फिर आए हरमन ओबर्ट। चलो इनसे जुड़ा हुआ एक मजेदार किस्सा सुनो। बचपन में इन्होंने कहानी सुनी कि कैसे इंसान चांद पर जाकर रहने लगे और इस कहानी ने इनके दिमाग पर इतना असर डाला कि 20 साल बाद इन्होंने रॉकेट इंजन बनाने की नींव रख डाली। 1930 बर्लिन में ओबर्ट ने दुनिया की पहली रॉकेट इंजन लॉन्चिंग साइट बना दी। अब आई दो समस्याएं, पहली कंबशन प्रोसेस और दूसरा रॉकेट का कंट्रोल। बहुत सारे रॉकेट उड़ाए गए, कुछ तो उड़े ही नहीं और कुछ उड़े और वापस वहीं आके गिर गए। फिर आया वो दिन 3 अक्टूबर 1942 जिस दिन रॉकेट उड़ा और खूब तेज उड़ा और ये थी पहली सक्सेसफुल रॉकेट फ्लाइट। और क्योंकि इसी समय के दौरान वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो हिटलर को एक ऐसे हथियार की जरूरत आ पड़ी जो कि बैठे बिठाए दूसरे देशों घुटनों पे ला सके। मेरा इशारा है मिसाइल की तरफ। लेकिन अमेरिका और उसके एलाइज ने जर्मनी को सरेंडर करने पे मजबूर कर दिया और जर्मन के द्वारा बनाए गए रॉकेट्स और उनकी रिसर्च को अपने साथ अमेरिका ले गए और शुरू हो गई दौड़ बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की। रॉकेट इंजन के इतिहास से बस इतना ही। अब बात करते हैं रॉकेट इंजन काम कैसे करता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि रॉकेट इंजन ही स्पेस के लिए क्यों चुने गए। क्योंकि रॉकेट इंजन को अपने फ्यूल को जलाने के लिए ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। रॉकेट इंजन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, सॉलिड और लिक्विड प्रोपेलेंट पर आधारित। चलो सबसे पहले जानते हैं सॉलिड प्रोपेलेंट का रॉकेट कैसे काम करता है और उसमें कौन सा केमिकल इस्तेमाल होता है। सॉलिड फ्यूल पर आधारित रॉकेट बहुत ही ज्यादा सिंपल और भरोसेमंद होते हैं। एक बार आग लगाने के बाद जब तक फ्यूल का एक एक कण जल नहीं जाएगा तब तक उसको रोकना नामुमकिन है। ऐसा कौन सा फ्यूल और ऑक्सीडाइजर इस्तेमाल होता है इसमें? सॉलिड फ्यूल पर आधारित रॉकेट इंजन में 3 मेन चीजें होती हैं। पहला फ्यूल, दूसरा ऑक्सीडाइजर और तीसरा उन दोनों को आपस में बांध के रखने वाला एजेंट। सॉलिड रॉकेट फ्यूल आमतौर पर एल्यूमिनियम पाउडर, RDX और अमोनियम नाइट्रेट या परक्लोरेट से मिलकर बनता है। पर बड़ा सवाल यह है इसको जलाने के लिए ऑक्सीजन कहां से आएगी? देखो शुरुआत में इन्हें जलाने के लिए एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन उसके बाद इनकी केमिकल रिएक्शन से ही ऑक्सीजन इन्हें मिलती रहेगी। अब जान लो सॉलिड रॉकेट फ्यूल का फायदा। इस तरह के ईंधन पर आधारित रॉकेट बहुत सिंपल होगा, लेकिन इसका एक नुकसान भी है। आप इसकी रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर एक बार चला तो ईंधन खत्म होने तक चलता ही जाएगा। लिक्विड प्रोपेलेंट पे बेस्ड रॉकेट ज्यादातर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या हाईली रिफाइंड केरोसिन का इस्तेमाल करते हैं। इनको हाई प्रेशर पर स्टोर करके रखना एक मुश्किल काम है। लिक्विड फ्यूल पर आधारित रॉकेट सॉलिड फ्यूल के मुकाबले शुरुआत में कम थर्स्ट प्रोड्यूस करते हैं, पर इनका सबसे बड़ा फायदा है कि इनकी रिएक्शन का रेट कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ तक कि इनकी रिएक्शन को बंद करके वापस दोबारा शुरू भी किया जा सकता है। एक लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट में ऑक्सीजन और फ्यूल को अलग अलग टैंक में स्टोर किया जाता है। उसके बाद ये दोनों कंबशन चेंबर में मिक्स होकर जलते हैं, जिससे निकलने वाली बहुत तेज रफ्तार की गैसेस रॉकेट को ऊपर पुश करती हैं और ऑक्सीजन बंद करने की स्थिति में रॉकेट का इग्निशन सिस्टम भी बंद हो जाएगा। और क्योंकि ऑक्सीजन फ्यूल को जलने में मदद कर रही है इसीलिए उसे ऑक्सीडाइजर का नाम दिया गया। अब बात करते हैं क्रायोजेनिक रॉकेट की, लेकिन उससे भी पहले क्रायोजेनिक है क्या? अगर आप डिक्शनरी में सर्च करें तो क्रायोजेनिक का मतलब होता है बहुत कम तापमान, या मैं यूं कहूं एक ऐसा तापमान जिस पर गैसेस को लिक्विड बनाया जा सके, उसे क्रायोजेनिक तापमान कहा जाएगा। एक क्रायोजेनिक इंजन में क्रायोजेनिक फ्यूल और ऑक्सीडाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि उन दोनों को बहुत कम तापमान पे स्टोर किया जाता होगा। एक क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन के ईंधन के रूप में हाइड्रोजन को -253 डिग्री और ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइजर के रूप में -183 डिग्री पर स्टोर किया जाता है। अब सवाल यह आता है कि अगर 2 तरह के रॉकेट हमने पहले ही बना लिए तो तीसरे तरह का रॉकेट बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? देखो इसका कारण है ताकत। एक क्रायोजेनिक फ्यूल पर आधारित रॉकेट सॉलिड और लिक्विड प्रोपेलेंट के मुकाबले प्रति किलोग्राम ज्यादा ताकत उत्पन्न करता है। ज्यादा ताकत का मतलब है ज्यादा भारी सामान को स्पेस में ले जा सकता है। एक रॉकेट इंजन में 5 बेसिक हिस्से होते हैं, जिसमें से 2 हिस्सों में फ्यूल और ऑक्सीडाइजर को भरा जाता है। तीसरा हिस्सा होता है पंप का, जो फ्यूल और ऑक्सीडाइजर को कंबशन चेंबर तक लेके आता है और ये कंबशन चेंबर आपका चौथा कंपार्टमेंट है। इसके बाद आता है रॉकेट इंजन का 5वां हिस्सा, जो है एक नोजल, जिससे बहुत तेज रफ्तार से एग्जॉस्ट गैस बाहर निकलती है और रॉकेट को ऊपर की तरफ धकेल देती है। और आज की डेट तक भी इन्हीं 5 हिस्सों को मिलाकर रॉकेट इंजन को बनाया जाता है। जैसा कि आपको पता है रॉकेट के एग्जॉस्ट से निकलने वाली गैसेस उसे ऊपर की तरफ पुश करती हैं। लेकिन क्या आपको पता है एक रॉकेट अपने एग्जॉस्ट से निकलती हुई गैसेस
गैसेस की स्पीड से ज्यादा तेज ऊपर की तरफ जाता है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना? देखो ध्यान से सुनना। रॉकेट के एग्जॉस्ट से निकलने वाली गैसेस रॉकेट को ऊपर की तरफ पुश करती हैं, या मैं यूं कहूं कि एक्सेलरेट करती हैं, तो भी गलत नहीं होगा। अब रॉकेट के इंजन से निकलने वाली गैसेस की रफ्तार तो सेम रहेगी, लेकिन रॉकेट को रोकने के लिए एटमॉस्फेयर का फ्रिक्शन और रॉकेट का वजन घटता चला जाएगा, जिसके कारण रॉकेट की रफ्तार बढ़ती चली जाएगी। ये रॉकेट का वजन घट कैसे रहा है? लगातार जलता हुआ फ्यूल घटता जाएगा और रॉकेट हल्का होता ही जाएगा। इन्हीं दो कारणों की वजह से रॉकेट की रफ्तार बढ़ती ही चली जाती है। रॉकेट इंजन से ज्यादा पावर लेने के लिए आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो आप टैंक के अंदर का प्रेशर बढ़ाते चले जाए, या फिर टैंक से प्रोपेलेंट को बाहर फेंकने की रफ्तार को बढ़ा दे। अब टैंक के अंदर प्रेशर बढ़ाते जाओ और थर्स्ट भी बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से उसकी मोटाई बढ़ती गई और रॉकेट भारी होता चला गया। और इंजीनियर्स के लिए ये दूसरा वाला तरीका पहले वाले से ज्यादा आसान था, इसलिए टैंक के रास्ते में एक पंप को फिट किया गया। पर इस पंप को बहुत तेजी से रन कराने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता थी। अब ये ऊर्जा आएगी कहां से? आप जानकर हैरान हो जाओगे। अब जो इंजीनियर्स ने किया, उन्होंने इसी टैंक से एक छोटा सा पोर्शन फ्यूल और ऑक्सीडाइजर का लेकर एक मिनी रॉकेट इंजन इस पंप से कनेक्टेड टरबाइन पर लगा दिया, जिसने इस टरबाइन को घुमाया और इस टरबाइन ने मेन रॉकेट फ्यूल के कंबस्शन चैम्बर में जाने की रफ्तार को बढ़ा दिया। पर क्या यहाँ पर कोई भी चीज गर्मी से पिघलेगी नहीं? एक और समस्या, ये रॉकेट इंजन से मेरे दोस्त। वेलकम टू साइंस ऑफ रॉकेट इंजन। क्यों ना हम यहाँ पे एक काम करें, ऑक्सीजन की सप्लाई को थोड़ा कम कर दें और फ्यूल को बढ़ा दें, या उल्टा भी कर सकते हैं, फ्यूल की सप्लाई को कम कर दें और ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ा दें, जिससे तापमान कभी भी इतना ना बढ़े ताकि वो पंप असेंबली को मेल्ट कर सके। और इस सिस्टम को प्री बर्नर बोला जाता है। इससे पंप असेंबली का टेम्परेचर तो कंट्रोल हो जाता है, लेकिन काफी सारा फ्यूल और ऑक्सीडाइजर वेस्ट हो जाता है। क्यों ना इस पंप से निकलने वाले एग्जॉस्ट को इंजन के मेन एग्जॉस्ट से जोड़ दे, ताकि कुछ तो फायदा पहुंचाए। इससे हमारे दोनों काम हो जाएंगे, पंप असेंबली भी नहीं पिघलेगी और कंबस्शन चेंबर में फ्यूल की रफ्तार भी बनी रहेगी। पर कमाल की बात सुनो, अगर आपने पंप असेंबली के एग्जॉस्ट को मेन कंबस्शन चेंबर में डाला तो भैया पूरा रॉकेट इंजन बर्बाद हो जाएगा। वो कैसे? क्योंकि पंप असेंबली से निकलने वाला एग्जॉस्ट ऑप्टिमम फ्यूल और ऑक्सीडाइजर के रेशो से नहीं बन रहा, और ऐसा हमने इसलिए किया था ताकि पूरा का पूरा सिस्टम पिघल ना जाए। तो उससे निकलने वाला एग्जॉस्ट भी गंदा होगा, जो कंबस्शन चेंबर में मौजूद नोजल्स को गंदे धुएं से जाम कर देगा। अब इसका सिर्फ एक ही इलाज था, क्यों ना पूरी की पूरी ऑक्सीजन को पंप असेंबली से गुजारा जाए, लेकिन बहुत थोड़ी सी फ्यूल की मात्रा के साथ, ताकि टेम्परेचर इतना ना बढ़ जाए कि पंप असेंबली पिघल जाए। अब इससे ये होगा कि पंप से निकलने वाला एग्जॉस्ट गंदा नहीं होगा और उसको कंबस्शन चेंबर में डालने पर कंबस्शन चेंबर के नोजल जाम नहीं होंगे, और ये ऑक्सीजन पंप सेट से होती हुई कंबस्शन चेंबर में जाकर फ्यूल के साथ रिएक्ट करके बहुत जबरदस्त थर्स्ट प्रोड्यूस करेगी। ये तो थी कुछ बेसिक समस्याएं। एक रॉकेट इंजन वाकई में बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। और अब शुरू करते हैं आपके अजब गजब सवालों के जवाबों का सिलसिला। हाई टेम्परेचर होते हुए भी एक रॉकेट इंजन मेल्ट क्यों नहीं करता, और कौन से धातुओं का इस्तेमाल करके रॉकेट की बॉडी और इंजन को बनाया जाता है? मेल्टिंग से बचाने का प्रोसेस तो मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं उन खास मटेरियल्स की। रॉकेट इंजन को बनाने के लिए सुपर अलॉयज का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें निकल, कोबाल्ट और आयरन निकल के अलॉयज बहुत ज्यादा इस्तेमाल में लिए जाते हैं, क्योंकि ये सुपर स्ट्रॉन्ग और -250 डिग्री सेल्सियस से 1100 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान झेल सकते हैं। एक रॉकेट इंजन और एक मिसाइल में क्या फर्क होता है? एक रॉकेट और मिसाइल में एक्सप्लोजिव और गाइडेंस सिस्टम के अलावा और ज्यादा कोई फर्क नहीं होता। एक रॉकेट को लॉन्च करने के बाद उसे गाइड कैसे किया जाता है? एक रॉकेट के गाइडेंस सिस्टम में बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड सेंसर्स, कंप्यूटर्स, रेडार्स और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट फिट किए जाते हैं, जिनकी मदद से ग्राउंड स्टेशन पे बैठे साइंटिस्ट आसानी से रॉकेट को कंट्रोल कर सकते हैं। वर्टिकल फ्लाइट के बाद एक रॉकेट अपना रास्ता कैसे बदलता है? अगर हम रॉकेट इंजन से निकलने वाले एग्जॉस्ट का एंगल चेंज कर दें तो रॉकेट का डायरेक्शन चेंज किया जा सकता है, और इसको चेंज करने का काम करेगा रॉकेट के टेल पे लगा हुआ नोजल। नोजल एंगल चेंज करते ही रॉकेट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। एक स्पेस शटल को रॉकेट इंजन की मदद से क्यों लॉन्च किया जाता है? स्पेस शटल अपने इंजन के दम पर एस्केप वेलोसिटी को अचीव नहीं कर सकती, और बिना एस्केप वेलोसिटी के अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर नहीं निकला जा सकता। इसी कारण की वजह से एक रॉकेट के ऊपर स्पेस शटल को लगाकर लॉन्च किया जाता है। वर्टिकल लॉन्चिंग के दौरान कोई भी रॉकेट अपनी ट्रेजेक्टरी से क्यों नहीं भटकता? उसका कारण है एक्सट्रीम वेलोसिटी। बहुत ज्यादा तेज रफ्तार रॉकेट को सीधी दिशा में मेंटेन रखती है। एक जेट इंजन और एक रॉकेट इंजन में क्या फर्क है? देखिए, जेट इंजन को ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से मिल जाती है, और रॉकेट इंजन की कहानी तो हम जान ही चुके हैं। और एक और जरूरी बात, जेट इंजन के नोजल इनटेक और एग्जॉस्ट दोनों के लिए खुले होते हैं, लेकिन रॉकेट इंजन का नोजल सिर्फ एक ही तरफ से खुला होता है। एक रॉकेट को लॉन्च करने से पहले पानी की बारिश क्यों की जाती है? वो इसलिए ताकि रॉकेट की लॉन्च से प्रोड्यूस होने वाले साउंड को दबाया जा सके। एक रॉकेट के लॉन्च से प्रोड्यूस होने वाला साउंड उसके
उसके अंदर रखे पेलोड और सामान को डैमेज कर सकता है। इसीलिए उसकी लॉन्चिंग से पहले पानी की बारिश की जाती है। एक ऊपर बढ़ता हुआ रॉकेट अलग अलग हिस्सों में क्यों टूटता जाता है? वो इसलिए क्योंकि एक रॉकेट इंजन मल्टी स्टेज प्रोपल्शन पे काम करता है। जब एक स्टेज खत्म होती है तो उसके खाली टैंक को ड्रॉप कर दिया जाता है ताकि रॉकेट का वजन हल्का हो सके। क्या एक रॉकेट इंजन को 3D प्रिंटर की सहायता से बनाया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल बनाया जा सकता है। रॉकेट लैब नाम की एक कंपनी ऐसा कर भी चुकी है। क्या एक रॉकेट की कोई स्पीड लिमिट है? देखो, यहाँ मैं एक चीज क्लियर कर दूं, रॉकेट इंजन से निकलने वाला एग्जॉस्ट और रॉकेट की स्पीड दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसा कि इस वीडियो की शुरुआत में हम डिस्कस कर चुके हैं, रॉकेट इंजन से निकलने वाला एग्जॉस्ट थ्योरेटिकली 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज नहीं हो सकता, लेकिन इंसानों द्वारा बनाए गए सबसे तेज एयरक्राफ्ट की रफ्तार 3,65,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। नासा के द्वारा बनाया गया जूनो, जो जुपिटर की तरफ भेजा गया था। क्या हम मून की सरफेस पे रॉकेट इंजन को स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल किया भी है। अपोलो मिशन में लूनर सरफेस पे लैंड करने के बाद मून से अर्थ पर वापस आने के लिए छोटे रॉकेट इंजन का इस्तेमाल किया गया था। क्योंकि मून की ग्रेविटी कम होती है तो एक छोटे रॉकेट इंजन ने हमारा ये काम कर दिया था। एक रॉकेट ऊपर जाते हुए एयर के फ्रिक्शन से जलता क्यों नहीं है, जबकि उसी एयर फ्रिक्शन से स्पेस से आते हुए बड़े बड़े पत्थर जल जाते हैं? देखिए, एक रॉकेट को स्पेशल सिलिका टाइल से प्रोटेक्ट किया जाता है। ये एक जबरदस्त हीट इंसुलेटर है। अब इतनी मेहनत करके रॉकेट इंजन बनाया है तो उसको बचाने के सारे जुगाड़ लगाए जाते हैं। चलो अब जानते हैं रीयूजेबल रॉकेट कैसे काम करता है। मेन रॉकेट लॉन्च के बाद जब पहली स्टेज का रॉकेट मेन सिस्टम से अलग होकर एटमॉस्फेयर में वापस गिरने लगता है तो उससे लगे हुए थ्रस्टर्स की मदद से उसे सीधा किया जाता है और उसके बाद स्टेज 1 के इंजन को दोबारा फायर किया जाता है ताकि उसकी गिरने की गति को धीमा किया जा सके। और बहुत सारे ट्रायल एंड एरर करने के बाद एलोन मस्क की स्पेसएक्स ने फाल्कन 9 रीयूजेबल रॉकेट बना लिया। अब सवाल आता है ये, क्या भारत का डीआरडीओ रॉकेट इंजन बनाने में असफल रहा है? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो पब्लिक डोमेन में लोगों को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता होंगी। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि डीआरडीओ कहीं से कहीं तक भी फेल हुआ है। एक भारतीय होने के नाते मुझे अपने देश और अपने देश की सुरक्षा से जुड़ी संस्थाओं पर गर्व है। लो जी, मेरा काम हुआ खत्म। अब आपकी बारी। बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको टाइमली वीडियो की जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।